सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन। क्या करना पड़ता है बेटा? सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन। फर्स्ट स्टेप होती है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या होता है बेटा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जब डीएनए आइसोलेट हो जाता है फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? सिलेक्शन ऑफ डिजायर जीन। सिलेक्शन ऑफ डिजायर। अच्छा, डिजायर जीन को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होता है? ठीक है, चलो डिजायर जीन मिल गई, फिर इस डिजायर जीन को अपने को क्या करना है बेटा? डिजायर जीन को क्या करना है? उस डीएनए से क्या करना है? आइसोलेट करना है। क्या करना है बेटा? आइसोलेट करना है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। क्या होती है? आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। ठीक है, तो अगर डीएनए के अंदर अपने को कोई जीन चाहिए तो उस जीन को उस स्थान से काटना होता है। तो काटने के लिए आणविक कैंची क्या होती है बेटा? आणविक कैंची किसे कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। कौन सा होता है बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दो प्रकार के, एक वो जो डीएनए को बीच से काटता है और एक वो जो डीएनए को कहां से काटता है बेटा? अंत से काटता है। जो डीएनए को अंत से एंड्स से कट करेगा उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, और जो डीएनए को मध्य से काटेगा उसको हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से दो टाइप के अपने पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गए, एक एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा कौन सा? एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस हमारे काम का नहीं है, हमारे काम में कौन आता है बेटा? केवल एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक विशेष स्थान से ही डीएनए को कट करता है। उस विशेष स्थान को या उस विशेष नाइट्रोजनस क्षार के अनुक्रम को क्या कहा जाता है बेटा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आई बात समझ में? तो आइसोलेशन ऑफ, अब ये आपके पास इतना बड़ा डीएनए था, सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन। अब आपको पता लग गया कि आपकी जीन तो ये वाली, आपको सिर्फ इतनी जीन चाहिए। तो इस जीन को कट करने के लिए अपन ने यहां पर किसका उपयोग किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग किया। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहां पर जीन को काट देगा, परंतु किस तरीके से काटेगा बेटा? कौन से एंड क्रिएट करेगा? स्टिकी एंड्स। कौन से एंड क्रिएट करेगा? स्टिकी एंड्स। आई बात समझ में? मतलब वो सिरे जो कि क्या होते हैं, एक, जैसे डीएनए कैसा होता है बेटा? डबल स्ट्रैंडेड होता है, पर डीएनए का वो सिरा जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड है उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टिकी एंड्स। आई बात समझ में? अब आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए करने के लिए आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट कर दिया। कट करने के बाद अब क्या करेंगे बेटा? अपन डीएनए आपने कट कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आपके पास डीएनए था, इसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डाल दिया, आपके पास ऐसे बहुत सारे डीएनए के पीस आ गए। अब नेक्स्ट आगे आगे क्या करना है बेटा? अपने को सेपरेशन करना है। क्या करना है? सेपरेशन करना है। तो इसका सेपरेशन करने के लिए कौन सी मेथड पर अपन गए थे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। किस पे गए थे बेटा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन से जेल का प्रयोग किया जाता है? एग्रोस जेल। एग्रोस जेल किससे प्राप्त होता है? सीवीड से प्राप्त होता है। आई बात समझ में? अच्छा, एग्रोस जेल, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में मैंने आपको बताया था कि एक एंड जो होता है वो कैथोड होता है, दूसरा एंड क्या होता है बेटा? एनोड होता है ना? एक एनोड हो गया, जो प्लस वाला है वो एनोड है और माइनस वाला क्या है? कैथोड है। ठीक है, केमिस्ट्री वाला याद नहीं रखना, वहां से कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आपको बायो वाला याद रखना है कि बायो में पॉजिटिव मतलब एनोड और नेगेटिव मतलब कैथोड। अब यहां पर अपन क्या करते हैं? एग्रोस जेल के अंदर डीएनए के पार्टिकल्स को डाल देते हैं और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी चालू करते हैं, डीएनए के पार्टिकल कौन से चार्ज होते हैं? डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज डीएनए किसकी तरफ जाता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पर डीएनए जो होगा इस तरीके से क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा। जितना ज्यादा डीएनए का साइज बड़ा होगा उतना कम वो चल पाएगा, और जितना डीएनए का साइज छोटा होगा उतने दूर तक जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए में जो हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड का उपयोग करते हैं उसमें एनोड के पास मुझे डीएनए के छोटे हिस्से मिलेंगे या बड़े हिस्से मिलेंगे? कौन से हिस्से मिलेंगे बेटा? छोटे हिस्से। मैंने आपको एक एग्जांपल से भी समझाया था कि सपोज करो कि कैथोड से रेस चालू हुई। ठीक है, तो रेस अगर अपन मान लो रेस लगा रहे हैं तो एक बहुत मोटा है और एक बहुत पतला है, तो दोनों को आप दौड़ाओगे तो पतला जो होगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा और जो मोटा होगा वो क्या होगा बेटा? कम दूर तक जा पाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर डीएनए के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होंगे बेटा? कैथोड के पास मिलेंगे
और जो छोटे अणु होंगे वो किसके पास मिलेंगे अपने को, A0 के पास मिलेंगे। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपने डीएनए को अलग अलग कर लिया। अब इस जो हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड में जो डीएनए अलग हुआ है, यहां पर हम क्या डालते हैं बेटा, एक प्रोब डालते हैं। क्या डालते हैं, प्रोब। प्रोब का मतलब डीएनए का वो छोटा सा हिस्सा जो कि हमारे डिजायरेबल डीएनए से जाकर जुड़ जाएगा और जो उसको क्या करेगा, अलग रंग का दिखाएगा। आई बात समझ में। तो आपने यहां पर प्रोब डाला। प्रोब का मतलब जो आपका डिजायरेबल डीएनए, जो डीएनए आपको चाहिए, उस डीएनए से जाकर ये क्या कर देगा बेटा, चिपक जाएगा। ठीक है। तो इस प्रोब को डालने पर ये क्या हो गया, सपोज करो डीएनए के साथ जाकर जुड़ गया। ठीक है। परंतु इसको देखने के लिए हमको किस में ले जाना पड़ेगा, इसको अल्ट्रावायलेट लाइट में। किस में ले जाएंगे बेटा, अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट डालने पर ये डीएनए का विशिष्ट हिस्सा अपने को दिख जाएगा। अब इसको इस जेल से कट करके निकालने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इल्यूजन। क्या बोलते हैं, इल्यूजन। डीएनए का अपने आकार के आधार पर अलग अलग हो जाना कौन सा इफेक्ट कहलाता है, सीविंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहलाता है बेटा, सीविंग इफेक्ट। आई बात समझ में, क्लियर होगी चीज। ठीक है। अब आपने यहां पर अपना डिजायरेबल डीएनए क्या हो लिया, प्राप्त कर लिया। ठीक है। परंतु ये जो डिजायरेबल डीएनए मिला है, ये क्या है, बहुत कम मात्रा में। आई बात समझ में। अगर इस डिजायरेबल डीएनए में कोई डैमेज हो जाता है, अगर ये कहीं से ब्रेक हो जाता है, तो अपने को वापस से पूरी मेथड को क्या करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। तो इसीलिए डिजायरेबल डीएनए मिलने के बाद, तब डिजायरेबल डीएनए मिल गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन सी, डिजायरेबल डीएनए की संख्या को क्या करेंगे बेटा, बढ़ाएंगे। तो आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन में कौन सी मेथड का यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन सी मेथड का उपयोग करते हैं बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। अब डिजायरेबल जीन को किसके साथ जोड़ा जाता है, वेक्टर के साथ। डिजायरेबल जीन को किसके साथ जोड़ा जाता है बेटा, वेक्टर के साथ। वेक्टर क्या होता है, डीएनए का वह अणु जो कि डिजायरेबल डीएनए को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाने का कार्य करता है। और क्या कार्य करता है, उसके प्रतिकृतिकरण में, उसके रिप्लिकेशन में क्या करेगा बेटा, मदद करेगा। उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डिजायरेबल वेक्टर डीएनए। क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर डीएनए। अब वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था बेटा। एक क्या होता है अपना, एक होता है आपका बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं बैक्टीरियोफेज को, जीवाणु भोजी। दूसरा कौन सा होता है आपका, रेट्रोवायरस। ठीक है बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बताया था मैंने, पादपों में, प्लांट्स में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला वेक्टर का नाम बताओ। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफिशियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफिशियम क्या होता है बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वाले चैप्टर में अपन इसको लिखेंगे, अभी मैंने आपको समझाया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफिशियम के पास कौन सी जीन होती है बेटा, टी जीन या टी डीएनए। कौन सा डीएनए होता है, टी डीएनए। ये टी डीएनए क्या करता है, ट्यूमर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, ट्यूमर। तो अगर किसी पौधे के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफिशियम चला गया, तो उस पौधे के हर अंग में वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, ट्यूमर प्रोड्यूस कर देगा। आई बात समझ में। तो हम क्या करते हैं बेटा, कि इसका जो टी डीएनए होता है, इसका उपयोग करते हैं। इस टी डीएनए के साथ हम क्या कंबाइन कर देंगे, हमारी डिजायरेबल डीएनए को कंबाइन कर देंगे। आई बात समझ में। अब इसको हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफिशियम को किसी पौधे को डाल देंगे कि आप पौधे को इन्फेक्ट कर। अब ये जहां जहां इसका इन्फेक्शन जाएगा पौधे के अंदर, वहां वहां हमारा डीएनए भी क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपने पौधे की हर कोशिका में क्या हुआ, अपने डीएनए को क्या कर दिया, पहुंचा दिया। आई बात समझ में। वहीं एनिमल के अंदर जो बीमारी फैलाने वाला कौन सा होता है बेटा, वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस होता है बेटा, रेट्रोवायरस। तो अगर हम रेट्रोवायरस को पकड़े और उस रेट्रोवायरस के अंदर हमारा डिजायरेबल डीएनए कंबाइन कर दे, तो वो रेट्रोवायरस जब किसी भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, तो वो जिस भी इंसान को इन्फेक्ट करेगा उसके अंदर हमारा डीएनए भी क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुई बेटा बात, सबको समझ में आया। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होती है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अपने को डीएनए को सबसे पहले प्राप्त करना है। ठीक है। डीएनए को प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे को जो हमारे काम की जीन है, ठीक है, जिस जीन में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, जिस जीन को हम कट करना चाहते हैं, उसको पहचानेंगे। दूसरी स्टेप क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन या डिजायरेबल डीएनए। आई बात समझ में। एक बार आपने अपनी जीन को पहचान लिया, तो फिर उस जीन को डीएनए से क्या करना है बेटा, अलग करना है। डीएनए से जीन को अलग करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आई बात समझ में।
जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे तो वो डीएनए के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। अब उन छोटे छोटे टुकड़े में से अपने को अपना डीएनए पहचानना है। ऐसा समझो आप कि आपके पास एक भूसे का ढेर है ना, उसके अंदर अपन ने अगर सुई को छुपा दिया तो उसको निकालने के लिए हम किस चीज का उपयोग करेंगे? हाथ से निकालेंगे क्या? उसको अलग अलग करके बहुत टाइम लग जाएगा। हम सिंपल सा बेटा एक चुंबक का उपयोग कर लेंगे, है ना, उसको फैला देंगे और एक चुंबक उसके ऊपर घुमाएंगे तो हमको पता है कि जो हमारी एक पीन है ना, वो गाय की लोहे की, तो उससे चिपक जाएगी। तो हमने क्या करा, बहुत कम समय में हमारे जो हमको निकालना था वो निकाल लिया। इसी प्रकार से बेटा ऐसे ही समझो कि डीएनए के बहुत सारे हजारों टुकड़े, उन हजारों टुकड़े के अंदर हमारा डीएनए भी है कहीं ना कहीं उपस्थित। आई बात समझ में? तो उसको अलग करने के लिए कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। आई बात समझ में? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपने क्या करा, डीएनए के पार्ट्स को अलग अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोब को ऐड करके अपना डिजायरेबल डीएनए प्राप्त कर लिया। अब इस डिजायरेबल जीन को किसके साथ कंबाइन कर देंगे? हम वेक्टर के साथ कंबाइन कर देंगे। आई बात समझ में? अच्छा, वेक्टर जो होता है बेटा उसके ऊपर कितने स्थान होते हैं? वेक्टर के ऊपर कितने स्थान पाए जाते हैं? 4 स्थान। कितने स्थान पाए जाते हैं बेटा? 4 स्थान। ठीक है, कौन कौन से 4 स्थान? वेक्टर कैसा होता है? इस प्रकार का होता है, गोल। ये जो गोल वेक्टर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं बेटा? प्लाज्मिड। ठीक है, देखो अगर आपको पौधे के अंदर कोई जीन को पहुंचाना है तो वहां पर आप किसका उपयोग कर लोगे? बैक्टीरिया का उपयोग कर लोगे। और एनिमल के अंदर पहुंचाना है तो वहां किसका यूज करोगे? वायरस का। परंतु जीवाणुओं के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर हमारे डिजायरेबल डीएनए को पहुंचाना है तो वहां पर किसका उपयोग करेंगे बेटा? हम वेक्टर का। किसका उपयोग करेंगे? वेक्टर। अच्छा, जो एनसीईआरटी में वेक्टर दिया हुआ है उसका नाम क्या है? PBR 322। क्या नाम है बेटा? PBR 322। इस पे 4 कौन कौन सी जगह पाई जाती है? सबसे पहली कौन सी होती है? ORI। कौन सी होती है बेटा? ORI। ORI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वह स्थान जहां पर कोई डीएनए को जोड़ोगे तो उस डीएनए की क्या बन जाएगी? प्रतिकृति बन जाएगी। आई बात समझ में? तो अगर आप अपने डिजायरेबल जीन को प्लाज्मिड के ORI साइट पर जोड़ोगे तभी आपका डीएनए क्या होगा? दूसरी कोशिका के अंदर जाकर रेप्लिकेशन कर पाएगा, प्रतिकृतिकरण कर पाएगा, अन्यथा प्रतिकृतिकरण नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में बेटा? उसके बाद इसके पास कौन सी जीन होती है दूसरी? ROP। ROP का फुल फॉर्म क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड प्रोटीन। ठीक है बेटा, तो प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने के लिए जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो कौन बनाता है? ROP। कौन बनाता है बेटा? ROP जीन बनाती है। ठीक है, उसके बाद दो होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। कौन कौन सी होती है? एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? सिलेक्टिव मार्कर। क्या नाम होता है बेटा? सिलेक्टिव मार्कर। क्या होता है बेटा सिलेक्टिव मार्कर? अगर हमारे पास बैक्टीरिया, देखो अपन जब डीएनए को ट्रांसफर करेंगे तो आपको डीएनए जाता हुआ तो दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा बेटा? क्योंकि वो क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटे आकार का होता है। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का भी उपयोग करेंगे तो भी ढंग से नहीं दिख पाएगा। तो यहां पर कुछ जो बैक्टीरिया है उन्होंने हमारे डीएनए को ग्रहण कर लिया है और कुछ बैक्टीरिया जो है उन्होंने हमारे डीएनए का ग्रहण नहीं किया। आई बात समझ बेटा? तो जिन बैक्टीरिया के अंदर हमारा डीएनए पहुंच चुका है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब इनके अंदर परिवर्तन हो चुका है। और जिनके अंदर हमारा डीएनए नहीं गया उसको क्या बोलेंगे हम? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आपके पास 2 प्रकार के जीवाणु होंगे, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। पर दोनों क्या है? एक दूसरे के अंदर मिले हुए हैं। तो इनको अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा? सिलेक्टिव मार्कर का उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? अब ये सिलेक्टिव मार्कर्स क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। तो जिस भी जीवाणु के अंदर आपका प्लाज्मिड गया है उस जीवाणु के अंदर क्या होगी? एम्पीसाइक्लिन नामक प्रतिजीवी के लिए क्या होगा? रेजिस्टेंट उत्पन्न हो जाएगा, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर आप उन सारे बैक्टीरिया के ऊपर एम्पीसाइक्लिन डालोगे तो वो बैक्टीरिया जिनके अंदर प्लाज्मिड जा चुका है उनकी मृत्यु नहीं होगी। बाकी सारे शेष बचे हुए जीवाणुओं की क्या हो जाएगी बेटा? मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से आपने ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को क्या कर लिया? अलग कर लिया। क्लियर होगी बात बेटा? समझ में आई बात है ना? तो ये जो होती है ये क्या होती है? आपका प्लाज्मिड हो गया। अब इस प्लाज्मिड के साथ अगर हमको हमारा डिजायरेबल डीएनए जोड़ना है
तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, फिर से कट करना पड़ेगा। कट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, फिर से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस डिजायरेबल जीन को भी कट करेगा और इस वेक्टर जीन को भी क्या करेगा बेटा, कट करेगा। और कट करके कैसे एंड प्रोड्यूस करेगा, स्टिकी एंड्स। कैसे एंड प्रोड्यूस करेगा बेटा, स्टिकी एंड। फिर आप क्या करोगे, किसका उपयोग करोगे नेक्स्ट स्टेप में, लाइगेज नामक एंजाइम का उपयोग करोगे। ठीक है, लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, आपका डिजायरेबल डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को क्या कर देगा बेटा, ये जोड़ देगा। तो आपने दो अलग अलग डीएनए को लेकर क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब दो अलग अलग डीएनए को हम जोड़ते हैं तो जो डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई बात समझ में। तो इतनी लंबी कहानी अपन ने क्यों करी, क्योंकि अपने को क्या बनाना था बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या करना था, बनाना था। आई बात समझ में। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन ने क्या कर लिया, यहां पर प्राप्त कर लिया। आई बात समझ में, क्लियर हुआ बेटा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, अभी तक जितना पूरा पढ़ा वो बताया मैंने आपको। ठीक है, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन, फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, फिर क्या होता है बेटा, आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन के साथ डिजायरेबल जीन और वेक्टर को जोड़ देते हैं। डिजायरेबल जीन और वेक्टर को जोड़ने के बाद जो हमारे पास डीएनए प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मिल गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करोगे बेटा, आप कोशिका के अंदर डालोगे। ठीक है, अब कोशिका के अंदर दो तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम डाल सकते हैं। एक होती है बेटा कौन सी, मैकेनिकल मेथड, दूसरी कौन सी होती है, नॉन मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड का मतलब यह होता है कि हम डीएनए को बलपूर्वक, है ना, या फोर्सफुली क्या करेंगे, कोशिका के अंदर पहुंचाएंगे। कोशिका डीएनए को नहीं लेना चाहती, परंतु हम बलपूर्वक कोशिका के अंदर उसको जब पहुंचाएंगे तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल मेथड। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है बेटा, नॉन मैकेनिकल मेथड। इसका मतलब यह होता है कि हम कोशिका के ऊपर कोई बल नहीं लगाएंगे, है ना, बिना, जब कोशिका पर बिना किसी फोर्स के, बिना किसी बल के जब डीएनए को पहुंचाएंगे तो वो कौन सी मेथड होगी बेटा, नॉन मैकेनिकल मेथड। इतना समझ में आया। तो अब आगे चलते हैं अपन। अब मैकेनिकल मेथड में कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको। तो मैकेनिकल मेथड में पहले हमको यह पता करना है कि हमारे पास कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो एक कोशिका वो होती है जिनके पास कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और दूसरी कोशिकाएं वो होती है जिनके पास कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। मतलब बेटा क्या होंगे, दो प्रकार की सेल होगी। एक वो जिनके पास क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, दूसरी कौन सी होगी, जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होगी। तो सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा ठोस होती है। ठीक है, अगर किसी भी पदार्थ को कोशिका के अंदर जाना है तो उसको कोशिका भित्ति को क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। तो यहां पर जहां पर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं बेटा, मैकेनिकल मेथड का। और जहां पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है वहां पर किसका उपयोग करते हैं हम, नॉन मैकेनिकल मेथड। आई बात समझ बेटा। तो जहां पर कोशिका भित्ति उपस्थित है वहां पर मैकेनिकल मेथड, और जहां पर कोशिका भित्ति अनुपस्थित है वहां पर कौन सी मेथड होगी, नॉन मैकेनिकल मेथड। आई बात समझ में। अच्छा, मैकेनिकल मेथड में कौन सी उपयोग करते हैं बेटा, जीन गन। किसका उपयोग करते हैं, जीन गन। और ये तो हो गई बेटा किसके लिए, जीन गन हो गई। ठीक है, दूसरा एनिमल सेल के लिए अपन, एनिमल, अगर ये तो किसके लिए होगी, जीन गन प्लांट के लिए, और एनिमल के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे, मैकेनिकल में, है ना। एनिमल सेल जो होगी बेटा उसके अंदर क्या होगी, सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो वहां उपयोग किसका करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। किसका उपयोग करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। आई बात समझ में। जीन गन में डीएनए को किस धातु के साथ कोटेड किया जाता है, किस धातु की परत चढ़ाई जाती है डीएनए के ऊपर, गोल्ड एंड टंगस्टन। इसकी परत चढ़ाई जाएगी बेटा, गोल्ड एंड टंगस्टन। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि जीन गन मेथड के अंदर डीएनए के ऊपर कौन से धातुओं की परत चढ़ाई जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, गोल्ड एंड टंगस्टन। ठीक है, गोल्ड एंड टंगस्टन। और उसको बहुत ज्यादा गति के साथ कोशिका के ऊपर मारा जाएगा। जब कोशिका के ऊपर बहुत ज्यादा गति से मारेंगे तो वो डीएनए को लेते हुए क्या होगा, कोशिका भित्ति को तोड़ते हुए क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ पहुंच जाएगा। आई बात समझ में। और माइक्रो इंजेक्शन मेथड जो होती है वो मुख्यतः किसके लिए उपयोग की जाती है, जंतु कोशिकाओं के लिए उपयोग की जाती है। और वहां पर क्या करते हैं, सीधे अपन क्या करते हैं, केंद्रक के अंदर क्या करेंगे, हम एक इंजेक्शन लगाएंगे जिसके थ्रू डीएनए क्या हो जाएगा, कोशिका के अंदर पहुंच जाए। आई बात समझ बेटा, सभी को क्लियर हुआ ये पॉइंट। किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन है अभी तक चैप्टर में, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो। चलो, दूसरी मेथड क्या होती है बेटा, नॉन मैकेनिकल मेथड।
नॉन मैकेनिकल मेथड में क्या करेंगे, हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब नॉन मैकेनिकल मेथड में सबसे पहला क्या होता है, क्या होता है बेटा बताओ। एक हम मीडियम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मीडियम, जिसके अंदर हम क्या डालेंगे, बहुत सारे न्यूट्रिएंट डाल देंगे। अब जब कोशिका को आप इसके अंदर रखोगे तो कोशिका क्या 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 होगा बेटा, वो जो उसकी परमेबिलिटी होती है ना, जो उसकी अंदर अणुओं को अपने अंदर लेने की गति होती है, वो क्या होगी, बढ़ा लेगी वो कोशिका। क्यों, क्योंकि उसके आसपास क्या होगा, डिजायरेबल मीडियम होगा। अब इसी डिजायरेबल मीडियम में हम क्या कर देंगे, हमारे डीएनए को भी डाल देंगे। तो ये सब चीजों के साथ हमारा डीएनए भी क्या हो जाएगा, कोशिका के अंदर पहुंच जाएगा। मैंने उदाहरण बताया था आपको, कोई छोटा बच्चा, उसको दवाई पिलानी, ठीक है, वो रो रहा है, दवाई देख के रो रहा है, उसको समझ में आ जाता कि दवाई पिलाने वाले, जैसी दवाई देख लेता रोने लग जाता। तो हम क्या करेंगे उसको, कि कुछ उसको अच्छी उसकी फेवरेट चीज लेंगे, है ना, जैसे मान लो उसको दूध पीना पसंद है, अपन कुछ उसको देंगे, है ना, उसको पिलाएंगे, उसको क्या लगेगा, हाँ ये तो अच्छा है टेस्ट, वो तो पीता रहेगा। फिर धीरे से उसको उसके बीच में क्या कर देंगे, दवाई भी दे देंगे, ठीक है। तो वो पीना तो नहीं चाहता था, परंतु क्या हुआ कि उसने सोचना छोड़ दिया कि ये मेरे लिए अच्छी है या खराब, मतलब इसका टेस्ट कैसा, उसको तो बस दिमाग में बैठ गया कि इसका टेस्ट अच्छा है, तो उसने वो दवाई भी क्या कर ली बेटा, पी ली। इसी प्रकार से कोशिका जो है डीएनए नहीं लेना चाह रही, परंतु जब उसको ऐसे माध्यम में रख दिया जहां पर सारे अणु जो है उसके अनुकूल है, तो वो क्या करेगी, उनको अपने कोशिका के अंदर लेना शुरू कर देगी, और उसके साथ ही हमारा डीएनए भी क्या हो जाएगा, कोशिका के अंदर पहुंच जाए। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो अब हम पढ़ते हैं आगे। क्या लिखा था, संवर्धन माध्यम द्वारा अंतर्ग्रहण लिखवा दिया था बेटा मैंने आपको, इंग्लिश वालों को भी लिखवा दिया था। इंग्लिश में क्या हेडिंग थी लास्ट, अच्छा मैकेनिकल मेथड, हिंदी में भी डलवाई थी क्या बेटा यही हेडिंग सेम, माइक्रो इंजेक्शन लिखवा दिया था, लिखाना है, चलो लिखो बेटा, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन बता चुका हूं मैं, माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए उपयोग किया जाएगा, एनिमल सेल्स के लिए उपयोग किया जाएगा। चलो लिखो बेटा इसमें, चलो लिखो, माइक्रो इंजेक्शन क्रियाविधि में, माइक्रो इंजेक्शन क्रियाविधि में, माइक्रो इंजेक्शन क्रियाविधि में एक सूक्ष्म अवर्धन वाला, एक सूक्ष्म अवर्धन वाला माइक्रो स्कोप तथा दो मैनिपुलेटर्स होते हैं, तथा दो मैनिपुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तथा दो मैनिपुलेटर्स होते हैं। लिख लिया, नेक्स्ट लाइन में लिखो, माइक्रोस्कोप द्वारा डीएनए प्रतिस्थापन प्रक्रिया के समय, डीएनए प्रतिस्थापन प्रक्रिया के समय कोशिका को देखते रहते हैं, कोशिका को देखते रहते हैं, कोशिका को देखते रहते हैं, तथा एक विशेष प्रकार के तथा एक विशेष प्रकार के मैनिपुलेटर में कांच का एक
में कांच का एक माइक्रो पिपेट होता है। कांच का एक माइक्रो पिपेट होता है जो कोशिका को आंशिक चूषण द्वारा स्थिर रखता है। जो कोशिका को आंशिक चूषण द्वारा स्थिर रखता है। ठीक है, लिख लिया बेटा, आगे कंटिन्यू लिखो। देखो, दूसरे मैनिपुलेटर में पुनर्योगित डीएनए उपस्थित होता है। दूसरे मैनिपुलेटर में पुनर्योगित डीएनए उपस्थित होता है जिसे कोशिका में प्रवेश करा दिया जाता है। चलो इंग्लिश वाले लिखो बेटा, लिखो। माइक्रो इंजेक्शन लिखा था, लिखो। इन दिस प्रोसेस one microscope and two manipulators are used. In this process one microscope and two manipulators are used. ठीक है, लिखो। The whole process is performed under a microscope. The whole process is performed under a microscope by which we stabilize the cell by using a manipulator to create a suction pressure and with the help of other manipulator we insert recombinant DNA into the न्यूक्लियस ऑफ सेल। हिंदी वाले लिखो बेटा, नीचे एक लाइन लिखो। इस प्रक्रिया का प्रयोग मुख्यतः जंतु कोशिकाओं के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रयोग मुख्यतः जंतु कोशिकाओं के लिए किया जाता है। इंग्लिश वाले लिखो बेटा,
दिस प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर एनिमल सेल. दिस प्रोसेस इज मेनली यूज्ड फॉर एनिमल सेल. समझ में आया नहीं आया? चलो अब इसको ये लिख लिया बेटा इंग्लिश वालों ने पूरा. चलो अब इसको समझो. इस मेथड में क्या होता है बेटा, अपन सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप लेते हैं. एक बहुत ज्यादा हाई पावर का माइक्रोस्कोप होता है. ये आपका माइक्रोस्कोप, ठीक है. अब जहां भी अपने को ये मान लो, अब इस माइक्रोस्कोप के नीचे अपन ने क्या रख दिया बेटा, सेल को रख दिया. ये आपने सेल को रख दिया माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है. पर अब जो सेल है वो तो बहुत छोटी है. आप उसके अंदर अगर उसको आप पकड़ने जाओगे तो अपने स्थान को परिवर्तित कर लेगी. तो यहां पर हम एक मैनिपुलेटर का उपयोग करते हैं. वो मैनिपुलेटर क्या करता है बेटा, हवा को क्या करता है, अंदर खींचता है. क्या करता है बेटा, हवा को अंदर खींचेगा, ठीक है. तो अगर आप हवा को अंदर खींचोगे तो यहां पर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है. उस सक्शन प्रेशर के अंदर कारण ये कोशिका जो होती है यहां पर फिक्स हो जाती है. ये अब क्या होगी, यहां से हिलेगी नहीं. आई बात समझ में? और दूसरे मैनिपुलेटर के द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, सीधे हमारा जो डीएनए होता है उसको कहां पहुंचा देते हैं हम, कोशिका के केंद्र के अंदर. आई बात समझ में? तो यहां पर एक आप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करोगे और दो मैनिपुलेटर का उपयोग करोगे. पहला मैनिपुलेटर क्या करेगा बेटा, आपके कोशिका को जो होगा एक स्थान पर रोक कर रखेगा, और दूसरे मैनिपुलेटर की सहायता से हम क्या करेंगे, हमारा डीएनए कोशिका के अंदर पहुंचा दें. इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड. क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रो इंजेक्शन मेथड. मुख्यतः किसके लिए उपयोगी होती है, जंतु कोशिकाओं की, ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो नंबर 2 लिखो, माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट. माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट या बायोलिस्टिक या जीन गन. माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट और क्या नाम है बेटा इसका, बायोलिस्टिक्स, और क्या नाम है इसका, जीन. ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा. जब भी किसी चीज को हम दो एक्सिस में फेंकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. मोशन के 3 प्रकार होते हैं. एक तो केवल एक्स एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और तीसरा क्या होता है बेटा, एक्स एक्सिस भी होती है, वाई एक्सिस भी होती है और जेड एक्सिस भी होती है. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसको बेटा ऐसे समझो, देखो इस रूम का कॉर्नर देखो आप, ठीक है. इस रूम के कॉर्नर के अंदर अगर आप देखोगे तो 3 कोने, एक सीधा जा रहा है, ये होगी एक्स एक्सिस, एक इधर की तरफ जा रहा है, ये होगी वाई एक्सिस, एक इधर की तरफ जा रहा है, ये क्या होगी बेटा, जेड एक्सिस. अब सपोज करो एक वो चींटी अगर कोने में से चलना शुरू करती है और वो सिर्फ सीधे सीधे ऊपर ऊपर जा रही है, सीधे सिर्फ ऊपर ऊपर जा रही है ना, कहीं इधर बिल्कुल ऐसी नहीं जा रही, साइड से नहीं जा रही, आड़ी नहीं जा रही, बिल्कुल सीधे सीधे जा रही. तो आप क्या बोलोगे, जब वो सीधी रेखा में गति करेगी तो या तो एक्स एक्सिस में गति करेगी, या तो वाई एक्सिस में गति करेगी, या तो जेड एक्सिस. तो जब भी कोई चीज एक दिशा में एक सीधी सीधी गति करती है तो वो एक एक्सिस में गति करती है, या तो एक्स एक्सिस में गति करती है, या तो वाई एक्सिस में गति करती है, या तो जेड एक्सिस. बट अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच वाले मध्य वाले रास्ते से गति कर रही है तो ये कौन सा मोशन होगा बेटा, 2D मोशन. कौन सा मोशन होगा, 2D. जब 2 डायरेक्शन में एक साथ गति करे तो 2D मोशन, जब एक डायरेक्शन में मोशन करे तो क्या उसको बोलेंगे, 1D मोशन. और जब तीनों चीजों में एक साथ गति करेगी तो वो क्या होगा, 3D मोशन. जैसे आप देखो पतंग को उड़ाते, तो पतंग जो होती है वो आगे भी जाती है, ऊपर भी जाती है और साइड में भी जाती है. तो वो एक्स एक्सिस में भी जाती है, वाई एक्सिस में भी जाती है और जेड एक्सिस में भी जाती है. आई बात समझ में? तो यहां पर क्या होता है,
यहां पर हम डीएनए को उल्टा लेते हैं, डीएनए के अणु को क्या करते हैं, किसी ठोस धातु के अंदर क्या करते हैं, कोट कर देते हैं, ठीक है, और इसको बहुत ज्यादा गति के साथ क्या होगा, कोशिका के ऊपर फेंका जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कोशिका भित्ति को तोड़ता हुआ क्या होगा, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल या फिर बायोलिस्टिक। देखो बायो मतलब लिविंग, लिस्टिक मतलब गन, है ना, या फिर जीन गन, ठीक है, 3 नाम होते हैं इसके। चलो लिखो इसके अंदर, लिखो टंगस्टन या गोल्ड के, टंगस्टन या गोल्ड के, टंगस्टन का सिंबल होता है W, या गोल्ड के, टंगस्टन या गोल्ड के, AU कर लेना बेटा, गोल्ड का होता है AU, टंगस्टन या गोल्ड के माइक्रो पार्टिकल को, टंगस्टन या गोल्ड के माइक्रो पार्टिकल को पुनर्योगज, पुनर्योगज माइक्रो पार्टिकल को पुनर्योगज डीएनए से लेपित करके, पुनर्योगज डीएनए से लेपित करके, पुनर्योगज डीएनए से लेपित करके डीएनए को, डीएनए को पुनर्योगज डीएनए से लेपित करके, कहां से छूटा है बेटा, टंगस्टन या गोल्ड के भारी माइक्रो पार्टिकल्स को पुनर्योगज डीएनए से लेपित करके, पुनर्योगज डीएनए को अधिक गति पर, पुनर्योगज डीएनए को अधिक गति पर, पहले तो बेटा डीएनए को लेपित कर दिया, लेपित कर दिया ना, अब जो लेपित किया हुआ जो डीएनए है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, पुनर्योगज डीएनए, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए को अधिक गति पर, अधिक गति पर प्रवेश कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है लिखा, फिर आगे लिखो, प्रोफेसर स्टेनफोर्ड, प्रोफेसर स्टेनफोर्ड वह उनके सहयोगी ने, प्रोफेसर स्टेनफोर्ड वह उनके सहयोगी ने इस प्रक्रिया की खोज की, इस प्रक्रिया की खोज की। चलो इंग्लिश वाले लिखो बेटा, लिखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज कोटेड विथ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए is coated with gold and tungsten, recombinant DNA is coated with gold and tungsten, ठीक है, लिख दिया, recombinant DNA is coated with gold and tungsten microparticle, gold and tungsten microparticle gold and tungsten microparticle. Now this DNA was fired by a gun, was fired by a gun on the target cell, on the target cell to insert the recombinant DNA, to insert the recombinant DNA, to insert the recombinant DNA.
इनटू द सेल। ये जो है बेटा, ये कौन सी सेल है आपकी? टारगेट सेल, जिसके अंदर हमको डीएनए पहुंचाना है। ये जो है ये आपकी क्या है बेटा? जीन गन। ठीक है, इस जीन गन के अंदर हम क्या लोड कर देते हैं? हमारे डीएनए पार्टिकल्स किसके साथ कोटेड होते हैं? गोल्ड और टंगस्टन के साथ कोटेड होते हैं। अब जब इसको बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से इनके ऊपर फेंका जाता है, तो ये जो हमारा जीन होता है, ये जो हमारे डीएनए होते हैं, ये क्या होते हैं? कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? जीन गन मेथड। क्या बोलते हैं? जीन गन मेथड। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा? चलो, बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया है। देखो बस 2 पेज और बच रहे हैं, है ना? 2 पेज के बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो इसके उपयोग के ऊपर, मतलब जो भी हमने अभी ये पढ़ा है, ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा। मैं आपसे बोलूंगा कि भैया हमको एक ऐसा पौधा बनाना है, बताओ क्या करें सबसे पहले, फिर क्या करें, फिर क्या करें, वो आपको बताना है। ठीक है बेटा? तो इस चैप्टर को एक बार रीड करके आना। अच्छा, नोट्स की प्रॉब्लम किसको आ रही है? इसके पास नोट्स नहीं है। आपने पूछा था क्या हो गया बेटा, क्या प्रॉब्लम आई नोट्स में? हिंदी के नोट्स नहीं है आपके पास पूरे? देखो ऐसा है बेटा कि मेरे पास जो नोट्स है ना, वो ऐसा है कि उसमें बहुत सारी चीजें नहीं लिखी। तो मैं आपको क्लास में, मुझे तो पता रहता है ना कि कहाँ पे कौन सी चीज एग्जाम में आई है, तो मैं आपको वहां पर लिखा देता हूँ। ठीक है? तो नोट्स बेटा आप बनाते चलो। अगर क्लास मिस हो जाती है तो उसके अगले दिन ही रात में जो आया था उससे मांग लिया। ठीक है ना? और अगर तो भी अगर आपके पास नहीं है, तो जो अभी की तो अपनी रिकॉर्डेड चल रही है, तो उसमें से आप कवर कर सकते हो। बाकी जो पुराने वाले हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो फिर बताना ना, फिर अपन को दूसरा फिर कुछ मटेरियल आपको देना पड़ेगा। ठीक है? फिर आप उससे पढ़ना, फिर आपको